Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography, and this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कोरल्स होते क्या हैं और कोरल्स बनते कैसे हैं, है ना। यही देखा था हमने कि कोरल्स होते क्या हैं और बनते कैसे हैं। आज हम ये देखेंगे इनकी कंडीशंस क्या हैं, कि ये जो रीफ्स होते हैं ये कोरल के बनने की कैसे बनते हैं, क्यों बनेंगे और कैसे बनेंगे, ठीक है। और कंडीशंस क्या है। हर जगह तो बन नहीं जाएंगे, आपको कोरल रीफ्स हर जगह तो दिखते नहीं हैं, आर्कटिक में तो दिखते नहीं है ना। तो वहाँ पे क्यों नहीं दिखते हैं, तो कुछ कंडीशन होगी इसलिए नहीं दिखते हैं। तो लेट्स सी कि वो कंडीशंस क्या हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है कि ये जो वाटर टेम्परेचर होना चाहिए, ये जो है ये आइडियल होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, ठीक है। तो ये लगभग अप्रॉक्सीमेट 20 डिग्री सेल्सियस के थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए। ये वाटर का जो टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब कुल मिला के जो इक्वेटर के अराउंड टेम्परेचर होता है वाटर का, दैट इज़ आइडियल, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे ओवर द उसमें वहाँ पे इक्वेटर पे कोई सीज़न तो होता नहीं है, मतलब सीज़न इन द सेंस कि टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है और जो एटमॉस्फेयर है वो भी कांस्टेंट रहता है, क्योंकि सन की रेज जो है वो कांस्टेंट रहती हैं वहाँ पे, लगभग कांस्टेंट रहती हैं, है ना। तो टेम्परेचर भी वाटर का कांस्टेंट रहता है। तो वो कंडीशंस वो टेम्परेचर कंडीशंस इसके लिए आइडियल हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कोरल रीफ्स जो हैं कभी भी टेम्परेट रीजन्स में नहीं मिलेंगे आपको। यू विल ऑलवेज फाइंड कि कोरल मोस्टली जो कोरल रीफ्स हैं दे आर फॉर्म्ड वेयर कि जहाँ पे इक्वेटर या फिर सब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन्स में ही मिलेंगे आपको, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो आइडियल होता है इसके बनने का, किसके बनने का, रीफ्स बनने का। तो इनफैक्ट जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट भी है, तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट भी ट्रॉपिक में ही है, ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिकल रीजन में ही है, क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्टिनेंट है वहाँ से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है ना। और आपका जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो यहाँ पर है, इधर है ग्रेट बैरियर रीफ, है ना। तो वो भी वहीं पर ही है, ठीक है। तो वार्म करेंट्स आर सूटेबल फॉर देयर फॉर्मेशन, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो गई कि जो हमारा वाटर टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लगभग रहना चाहिए। दूसरा है कि जो वाटर का डेप्थ है अब भाई एल्गी को खाना बनाना है, तो एल्गी को खाना बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा। अब फोटोसिंथेसिस कब होगा, जब सनलाइट मिलेगी, है ना। जब सनलाइट मिलेगी तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा। और अगर मान लो बहुत डीप हो गया ये, सनलाइट पहुँचेगी नहीं, सनलाइट पहुँचेगी नहीं तो एल्गी खाना नहीं बना पाएगा, और एल्गी खाना नहीं बना पाएगा तो क्या होगा, कोरल्स बनेंगे ही नहीं, है ना। तो जो डेप्थ है वो लगभग 180 फीट या 30 फैदम्स के अंदर होनी चाहिए, मतलब अंदर इन द सेंस कि 30 फैदम्स या 180 फीट से कम होनी चाहिए, तभी सनलाइट इतनी पहुंच पाती है कि वो फोटोसिंथेसिस कर पाए, करेक्ट। तभी इतनी लाइट पहुंच पाती है ना, नहीं तो वो रहेगा ही नहीं, मतलब एल्गे जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो खाना नहीं बना पाएगा, ठीक है। उसके बाद जो वाटर है दैट शुड बी सॉल्टिश एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम सेडिमेंट्स नहीं होने चाहिए ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा अगर सेडिमेंट होंगे और ज़्यादा सॉल्टिश वाटर होगा तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे उसको, है ना। तो और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। हेंस दे सर्वाइव बेस्ट इन द मूविंग ओशन वाटर वेल अवे फ्रॉम द सिल्टी कोस्ट और मडी माउथ्स ऑफ द स्ट्रीम्स। Hence, they develop best on the seaward side of the reef, where the waves are constantly moving and tides and currents maintain an abundant supply of oxygenated water. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एक कंडीशन और है जहाँ रीफ्स वहीं बनते हैं जहाँ पे जो वाटर है वो एगिटेटेड रहता है। जैसे कि जो कोस्ट रीजन्स होते हैं, जो कोस्टल रीजन्स होते हैं, जो कॉन्टिनेंट्स के एकदम पास होते हैं, वहाँ पे देखते हो ना वेव्स आती रहती हैं धीरे धीरे, है ना। वेव्स आती रहती हैं धीरे धीरे और रेगुलर वेव्स आती रहती हैं। तो जब रेगुलर वेव्स आती हैं तो वो क्या करती हैं, एक तो ऑक्सीजन लेके आती हैं साथ में, और न्यूट्रिएंट्स भी लेके आती हैं साथ में, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स भी लेके आती हैं और इतना ज़्यादा सेडिमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये ज़्यादा बनते हैं। कभी भी आप देखोगे ये रिवर के माउथ में नहीं बनेंगे। रिवर के माउथ पे इसलिए नहीं बनते क्योंकि रिवर तो पूरा अपना सेडिमेंट डंप कर देती है इधर, है ना। जो एस्ट्यूरी होती है माउथ पे पूरा सेडिमेंट डंप होता है। तब जब जहाँ सेडिमेंट डंप हो रहा है तो वहाँ पे नहीं बनेगा, है ना, वहाँ पे कोरल्स नहीं बन पाते हैं। तो एक ये हो गया, ठीक है। फिर अब देखते हैं हम टाइप ऑफ कोरल रीफ्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप ऑफ कोरल रीफ्स होते हैं, तो उसमें 3 होते हैं हमारे टाइप ऑफ कोरल रीफ्स। एक होता है
आपका फ्रिंजिंग रीफ, एक होता है हमारा बैरियर रीफ, ठीक है, और एक होता है हमारा अटोल्स, ठीक है। एक तो ये जो अपने होते हैं कोरल रीफ्स, ठीक है। अब फ्रिंजिंग रीफ क्या होता है देख लेते हैं क्या होता है। देखो ये है फ्रिंजिंग रीफ हमारा, ठीक है। तो फ्रिंजिंग रीफ क्या होता है, ये बहुत ही ना कॉन्टिनेंट के कोस्ट पर बनते हैं। तो जैसे मान लो कि ये कॉन्टिनेंट का कोस्ट है, ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो एकदम सटे सटे हुए बनेंगे ये, दिस इज़ फ्रिंजिंग रीफ, एकदम सटे सटे सटे, ठीक है। दूसरे होते हैं बैरियर रीफ। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है आपका, है ना, वो इसका एग्जाम्पल है। अब बैरियर रीफ क्या होते हैं, अब बैरियर रीफ में ऐसा होता है कि ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो आइलैंड होता है, ठीक है, ऐसे देखो मान लो ये जो आइलैंड होता है, ये थोड़ा सा पानी के ऊपर प्रोजेक्ट हो रहा होता है, और जो रीफ का स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली ऐसे बना होता है, ठीक है, ऐसे इतना, मतलब यहाँ डेप्थ से नीचे ऊपर आ रहा होगा, और ये पूरा ऐसे इसको सराउंड कर रहा होगा, ठीक है, ऐसे करके सराउंड कर रहा होगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पे है पानी आपका, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड लगून। तो ये रीफ है हमारा, दिस इज़ अ रीफ, ये आइलैंड है, और यहाँ पे बीच में वाटर से सेपरेटेड है, दैट इज़ कॉल्ड लगून, ठीक है। और यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे ये ऐसा था कि यहाँ पे एकदम सटा हुआ बन रहा था, यहाँ पे कोई वाटर बॉडी नहीं थी बीच में, ये फ्रिंजिंग रीफ था। थोड़ा सा और ये पीछे गया रीफ, और यहाँ पे पानी आ गया, तो दिस इज़ कॉल्ड बैरियर रीफ। और एक होता है अटोल। अटोल ऐसा होता है कि जिसमें जो ये आइलैंड होता है ये पानी के नीचे होता है। तो ये जब पानी के नीचे होता है तो क्या होता है कि जो रीफ बनता है, ठीक है, वो उसको पूरा सराउंड करता है, बट कोई लैंड जो है वो ऊपर नहीं आ रहा होता है, ठीक है। तो ये इस टाइप का रहता है, समझ में आ रहा है। ये देखो ये आइलैंड पानी के नीचे है, ये हमारा रीफ है, दिस इज़ द रीफ। तो ये ऊपर तक एमर्ज कर रहा है, यहाँ से आके ये पूरा ऊपर तक एमर्ज कर रहा है, और ये ऐसे सर्कल सा बना देगा, है ना। और ये जो सर्कल बना होता है ना, इसमें गैप्स होते हैं, बीच बीच में ये कटा रहता है, यहाँ पे बैरियर रीफ में भी कटा रहता है, ताकि फ्रेश वाटर जो है वो अंदर आ पाए। समझ में आ रहा है, ताकि फ्रेश वाटर अंदर आ पाए और न्यूट्रिएंट्स लेके आ पाए, है ना। चलो देखते हैं आगे थोड़ा और डीप में। तो ये देखो जैसे मैं बताया था ना, ये फ्रिंजिंग रीफ है, एकदम ही सटा हुआ कॉन्टिनेंट से बनता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिंजिंग रीफ। अब ये अगर थोड़ा सा थोड़ा सा ये बाहर बनेगा, जैसे ये दिस इज़ कॉल्ड अ बैरियर रीफ। ये जो रीफ है ये हमारा कॉन्टिनेंट से थोड़ा दूर बन रहा है, समझ में आ रहा है। ये नीचे तक होगा, यहाँ पे ये नीचे तक होगा, यहाँ से ऊपर आ रहा होगा ये, बट ये कॉन्टिनेंट से थोड़ा ऊपर बन रहा है, और ये वाटर से सेपरेटेड है, विच इज़ कॉल्ड अ लगून। और देख रहे हो कि आप यहाँ पे ये जो है, दिस इज़ अ स्पेस, दिस इज़ अ गैप, दिस इज़ अ गैप, क्योंकि बाहर से जो है वो जो फ्रेश वाटर है वो अंदर आ पाए, है ना। फिर एक आ जाएगा अटोल, दिस इज़ अटोल, जो मैंने बताया था कि ये जो पानी ये जो है ये नीचे है, ये पानी के नीचे है, और ये पूरा रीफ यहाँ से बना हुआ है, ठीक है। ये ऐसे नीचे नीचे से ऊपर आ रहा है रीफ पूरा ऐसे, और इसको सराउंड किया हुआ है, और यहाँ पे भी आपके गैप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे भी गैप्स किस लिए हैं, ताकि पानी जो है वो आ पाए अंदर, ठीक है। तो देखो अगर हम इसका सेक्शनल व्यू देखें, अगर हम इसको काट के देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा कि ये माउंटेन है, इससे सटा हुआ अगर बना हुआ है, शेल्फ पे ही है पूरा, तो वो फ्रिंजिंग रीफ है। फिर थोड़ा सा ये दूर चला गया, है ना, या फिर ये मान लो ये नीचे आ गया थोड़ा सा, ये पानी का लेवल मान लो ये सबसाइड कर गया नीचे, तो क्या होगा, पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा, है ना, इस टाइप से आ जाएगा पानी का लेवल, और उसको कोप अप करने के लिए रीफ ऐसे ग्रो हो जाएगा, ऐसे ऊपर ग्रो हो जाएगा। ये हम देखेंगे अभी कैसे बनता है ना रीफ। उसमें दो थ्योरीज हैं, उसमें एक थ्योरी यही बोलती है कि ये अगर नीचे गया तो ये ऐसे ऊपर आ जाएगा, और बीच में ये आ जाएगा पानी, वो है ये वाला स्ट्रक्चर, वो है क्या, बैरियर रीफ। अगर ये और नीचे आ गया मान लो, और नीचे आ गया तो पानी इधर आ जाएगा मान लो, ठीक है। फिर ये और ऊपर ग्रो होता चला जाएगा, फिर ये और ऊपर ग्रो होता चला गया, तो क्या होगा, ये ऐसे पूरा ये सर्कल कर देगा इसको, और ये जो कॉन्टिनेंट होगा वो नीचे होगा, पानी के नीचे होगा, इस टाइप से बनेगा। ये भी हो गया लगून अपना, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे तीनों चीज़ें बनती हैं। तो ये पूरा समझा रहा है, सेपरेटेड फ्रॉम द कोस्ट बाय अ मच वाइडर एंड डीपर चैनल और लगून, वो है बैरियर रीफ। जो एक लगून से सेपरेटेड है रीफ, वो है बैरियर रीफ। द रीफ इज़ पार्शियली सबमर्ज्ड, they have narrow gaps at several places to allow water from the enclosed lagoon to return to the open ocean. Example barrier reef of Queensland, Australia. ये मैंने बताई दी आपको। अटोल्स का भी मैंने बता दिया कि दे आर सर्कुलर इन शेप, एनक्लोजिंग अ शैलो लगून विदाउट एनी लैंड इन द सेंटर। कोई लैंड नहीं होती है, लैंड पानी के नीचे चली जाती है, ठीक है। द एनसर्कलिंग रिंग इज़ यूजली ब्रोकन इन फ्यू प्लेसेस टू अलाउ द फ्री वाटर टू फ्लो, है ना। ऑन द इनसाइड ऑफ द रीफ सैंड एंड लाइमस्टोन डेब्रिस कलेक्ट
एंड पाम ट्रीज लाइक कोकोनट में ग्रो। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देख लो कि बनता कैसे है। अटोल क्या होता है, इसमें क्वेश्चन बेसिकली अगर आपका आएगा तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि ऐसे 3 फिगर दे देंगे और उसमें बोलेंगे कि मैच द फॉलोइंग करो, कि बैरियर रीफ कौन सा है, फ्रिंजिंग कौन सा है और अटोल कौन सा है। तो बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अटोल, बैरियर और फ्रिंजिंग में डिफरेंस क्या है। तो फ्रिंजिंग जो है वो कॉन्टिनेंट के पास बनता है, एकदम सटा हुआ। थोड़ा सा अगर दूर जाता है तो उसको हम बैरियर बोल देते हैं, है ना, क्योंकि ये एक लगून से सेपरेटेड होता है। तो आप ऐसे मानो, उसको समझने के लिए ऐसे समझो कि ये जो रीफ है इसके बीच में एक बैरियर है, इसके और कॉन्टिनेंट के बीच में एक बैरियर है जो है पानी, और वो है अपना लगून। ठीक है, अब ये जब और नीचे चला गया, जब ये पानी के नीचे ही चला गया तो अब तो कुछ बैरियर है ही नहीं, ये तो पूरा कनेक्टेड ही है, ऐसे पूरा कनेक्टेड ही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अटोल। ठीक है, समझ आ रहा है। अब इसकी 2 थ्योरीज हैं, ये बना कैसे, ये मतलब ये बैरियर रीफ और ये अटोल्स और ये फ्रिंजिंग रीफ, ये बने कैसे, क्यों बने, मतलब, है ना। तो इसकी एक थ्योरी है, एक थे चार्ल्स डार्विन अपने, ठीक है, उन्होंने थ्योरी दी जिसको बोलते हैं सबसाइडेंस थ्योरी, और एक है ग्लेशियल थ्योरी, दूसरी थ्योरी। तो पहले हम देखते हैं कि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी क्या है। तो चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला, चार्ल्स डार्विन ने बोला कि इनिशियली क्या हुआ, कि इनिशियली सब फ्रिंजिंग रीफ की तरह बने। इनिशियली क्या हुआ कि ये ग्रो हुआ, सबसे पहले ऐसा बना स्ट्रक्चर, फ्रिंजिंग रीफ बने सबसे पहले, कॉन्टिनेंट के पास ग्रो होने लगे क्योंकि सनलाइट बहुत अच्छी थी, वाटर वाटर न्यूट्रिएंट्स बहुत थे, जो भी कंडीशंस हमने पढ़ी पिछले लेक्चर पिछले स्लाइड में वो सारी थी। तो ये फ्रिंजिंग रीफ इनिशियली बने। फिर क्या हुआ कि ये जो लैंड है वो सबसाइड कर गया, मतलब ये लैंड जो है वो अर्थ मूवमेंट की वजह से नीचे चला गया। अब ये जब अर्थ के मूवमेंट की ये जो इसका फ्लोर है वो नीचे चला गया तो क्या होगा, पानी का लेवल ऊपर बढ़ गया, जैसे मैं बता रहा था अभी, पानी का लेवल ऊपर बढ़ गया। तो पानी का लेवल ऊपर बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि कोरल कोरल कोप अप करने के लिए, इससे पानी का लेवल ऊपर राइज करने के लिए ये ऊपर की तरफ ग्रो होने लगे, इधर 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 ग्रो करने लगे। ठीक है, क्योंकि जितना नीचे जाएगा उतना फिर सनलाइट यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, तो सनलाइट यहीं पे आ रहा होगा, तो ये और कोरल्स ऊपर की तरफ आ गए। ठीक है, तो क्या हुआ कि दे बिगैन एज फ्रिंजिंग रीफ, देन डाउन वार्पिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट हुआ जिसको अब सबसाइडेंस बोला। उसके बाद कोरल्स कंटिन्यू टू ग्रो अपवर्ड्स टू कीप द पेस विद द सबसाइडेंस। ठीक है, तो कोरल्स ऊपर जो है, पानी जैसे ही लेवल उसका ऊपर बढ़ा क्योंकि लैंड नीचे आ गया, तो कोरल्स उसके कोप अप करने के लिए और ऊपर ग्रो करके चले गए, तो इससे बन गया बैरियर रीफ। ठीक है, और उसमें ये था कि अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पूरा का पूरा ग्रो करे, है ना, ये पूरा का पूरा ऐसे ग्रो करे, पूरा का पूरा ऐसे ग्रो करे। बट क्या था कि ये जो आउटर वाला रीजन था, मतलब यहाँ पे ये वाला, अब देखो ये वाला जो रीजन था ना, ये पूरा ऐसा रीजन था, ये था ना, ऐसे ऐसे क्यों है ये पूरा का पूरा ऊपर ग्रो करना चाहिए था, नहीं, बट ऐसे नहीं हुआ। कि क्या हुआ, आउटर एज जो है इसका वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करा रादर देन इनर वाला। ठीक है, द ग्रोथ वॉज मोर विगरस एट द आउटर एज, सो द रीफ वाइडेंड। समझ में आ रहा है, ये बीच में लगून इसीलिए बना क्योंकि ये आउटर वाला जो एज है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करा। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर लैंड और नीचे आ गया, फिर लैंड और नीचे आ गया तो पूरा ही सबमर्ज कर गया ये। व्हेन लैंड कम्प्लीटली सबमर्ज, ओनली द आउटर रिम्स ऑफ द रीफ्स वर सीन फॉर्मिंग एन एटॉल। ठीक है, तो ये जो पार्ट था बस यही विजिबल था हमारा जब ये और नीचे चला गया। ठीक है, तो ये जो बीच में बन गया ये था लगून। ये है चार्ल्स डार्विन की थ्योरी। चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला, चार्ल्स डार्विन ने ये बोला कि भाई लैंड जो है वो नीचे आता चला गया, और इस लैंड के नीचे आने की वजह से क्या हुआ कि कोरल का जो आउटर एज है वो उससे कोप अप करने के लिए ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने लगा, जिससे कि रीफ हो गया वाइडेंड। ठीक है, बड़ा हो गया रीफ, और धीरे धीरे फिर और लैंड और नीचे चला गया, और इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया अटॉल। ठीक है, दूसरी थ्योरी क्या बोलती है, दूसरी थ्योरी है ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी। अब दूसरी थ्योरी ये बोलती है कि भाई इनिशियली क्या था, एक ऐसे आइलैंड था। ठीक है, एक ऐसे आइलैंड था, तो अब आइस एज में क्या हुआ था, आइस एज में पूरा ये आइस में कन्वर्ट हो गया था, है ना, आइस एज में पूरा आइस था। तो आइस एज में जब आइस था तो ये जो पानी का लेवल है वो नीचे आ गया क्योंकि आधे से ज़्यादा तो आइस में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो ये जो सी लेवल है वो नीचे आ गया। अब सी लेवल जब नीचे आता है, हमने हमने क्या देखा था, कोस्टल लैंडफॉर्म जब हम पढ़ रहे थे, जब हम कोस्टल लैंडफॉर्म पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज़ देखी थी, हमने ये देखा था कि जो वेव्स हिट करती हैं, तो वेव्स जब हिट करती हैं तो ये जो क्लिफ वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो ये एमरजेंस से जो बनता है, जो क्लिफ वाला हमने देखा ना, कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस देखी थी, तो हमने देखा था ऐसे क्लिफ बनता है, फिर एक वेव क्लड प्लेटफॉर्म बनता है ना, यही देखा था हमने कि जब वेव आती हैं तो ये धीरे धीरे इसको क्या करती हैं, एरोड करती रहती हैं, और यहाँ पे वेव क्लड प्लेटफॉर्म बन जाता है और ये क्लिफ बन जाता है।
यही देखा था हमने, ठीक है, कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस में यही देखा था। तो अब आप ये देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है, पानी का लेवल आ गया है नीचे और ये आ गया है ऊपर, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, ये एमर्ज हुआ है ना। तो यहाँ क्या बनेगी, कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस बनेगी। तो कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस बनने से क्या हुआ, ये बन गया वेव कट प्लेटफॉर्म हमारा। समझ में आ रहा है, सब रिलेटेड है एक दूसरे से। ये बन गया वेव कट प्लेटफॉर्म हमारा, है ना। और ये कोस्ट वैसे बन गई वेव कट प्लेटफॉर्म की तरह। तो क्या हुआ कि फिर से जब आइस मेल्ट हुआ, ठीक है, फिर से जब आइस मेल्ट हुआ तो ये जो वेव कट प्लेटफॉर्म बना था वो सबमर्ज हो गया, ठीक है। और इसी प्लेटफॉर्म पे कोरल रीफ ग्रो करने लगे, क्योंकि एक कांस्टेंट सरफेस आ गया ना, कांस्टेंट सरफेस आ गया वहाँ पे। यहाँ पे ये लोग इसलिए ग्रो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये स्लोपी था बहुत ज़्यादा, हाँ मतलब स्टीप था, तो वहाँ पे होल्ड नहीं कर पा रहे थे। बट यहाँ पे तो एक कट प्लेटफॉर्म टाइप बन गया, तो यहाँ पे ये रीफ जो हैं वो क्या करने लगे, वो करने लगे ग्रो। और यहाँ से हमारा बन गया रीफ। यहाँ से हमें ऐसे बोल रहा है कि वो ऐसे अटोल्स और वो सब बने इस टाइप से, धीरे धीरे करके। थोड़ा पहले थोड़ा एरोड हुआ होगा, यहाँ पे थोड़ा सा वेव कट प्लेटफॉर्म बना होगा, तो सबसे पहले फ्रिंजिंग रीफ बन गए इधर थोड़े थोड़े पे। फिर और जब हुआ और जब नीचे गया तो बैरियर बन गए, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही इस टाइप से थोड़ा सा उसको मिला ग्रो करने के लिए, वो यहाँ पे ग्रो करने लगा तो बैरियर रीफ बन गए। फिर और पूरा प्लेटफॉर्म मिल गया ग्रो करने के लिए, और सी लेवल इतना बढ़ गया कि वो नीचे आ गया, तो उसने अटोल बना दिया, ठीक है। तो ये देखो, ये है कंपैरिजन दोनों के बीच में, डार्विन और ग्लेशियल थ्योरी के बीच में। डार्विन ने क्या बोला, डार्विन ने बोला कि भाई लैंड नीचे आ गया, है ना, दोनों का कंसेप्ट सिमिलर है, ठीक है, दोनों में ही सी लेवल राइज कर रहा है। बट सी लेवल राइज कर रहा है अलग अलग रीजन्स की वजह से। हमने पढ़ा था ना कि एमरजेंस कैसे होता है, मतलब सॉरी सबसिडेंस कैसे होता है, या तो भाई लैंड नीचे चला जाए या तो सी लेवल ऊपर चला जाए, है ना। तो वो दोनों थ्योरीज यही हैं, लैंड नीचे जा रही है डार्विन की थ्योरी में, और सी लेवल ऊपर बढ़ रहा है किसमें, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी में, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है, ठीक है, इस टाइप से ये बने हैं। तो क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग आइस एजेस वाटर वॉज टू कोल्ड फॉर द रीफ टू फॉर्म। ऑब्वियसली आइस एजेस में पानी भी बहुत ज़्यादा कोल्ड था। हमने देखा था ना कि कोरल रीफ्स कब बनते हैं, जब वाटर वार्म हो। With the return of warmer climate, the water was locked up in ice sheets. It melted. Rise in the sea level, which in some cases submerged these lower islands. ठीक है, submerge कर दिया. On the wave cut जो platforms हैं, वहाँ पे corals begin to grow upwards to keep the pace with the rising water. So this is how it was formed. तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।